के शो में। किसको लोग कहेंगे कि महंगाई कंट्रोल करो? हुकूमत को कहेंगे ना। हम भी हुकूमत को कहेंगे कि देखिए मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। ये आगे से क्या कहते हैं? ये आपकी वजह से। रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई रे। IMF की शराइत पूरी करने के लिए मिनी बजट पेश। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज नाज़रीन बिल आखिर ये जो तरमीमी बिल है टैक्सेशन के हवाले से, सेल्स टैक्स के अंदर तरमीम, इसके 5th, 6th, 7th शेड्यूल के अंदर तरमीम, ये पेश हो गया असेंबली के अंदर। बड़ा हंगामा हुआ, सियासी शोर हुआ, लेकिन इस तमाम के बीच में बिल तो पेश हो गया। बड़े दावे भी हुए। आज शौकत तरीन साहब ने, जनाब ने ये फरमाया कि तकरीबन जो 350 अरब की टैक्स छूट है, इसमें से सिर्फ 2 अरब रुपए जो है, उनकी जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस थी, सिर्फ 2 अरब रुपए का आवाम पर इंपैक्ट है, बाकी का कोई इंपैक्ट नहीं है। इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले इस प्रोग्राम के हिस्से में सियासी नौयत के सवालात। मेरे साथ कादिर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। मंदोखेल साहब, हुकूमत ने जो किया वो तो हमारे सामने है। आज अपोजिशन की क़यादत की एब्सेंस भी बहुत से लोगों ने महसूस करी। इसकी वजह क्या थी मंदोखेल साहब? पास नहीं किए, ये कि आज बिल ने पास नहीं होना था। जैसा को भी असम्बली की कानून है, तो जिस बिल पे करता है फिर 14 दिन पे गैप होता है, जिस स्टैंडिंग कमेटी सेनेट को, फिर सेनेट के बाद वोटिंग होती है। आज नहीं था, इस वजह से आपको लग रहा होगा, और यकीनन आप सही भी कह रहे हो कि अपोजिशन की ताकत कम थी, इस वजह से कि वोटिंग के लिए तो हमने बुलाई नहीं है। एक जो मीटिंग सेशन का पोजीशन पे जो करना था वो हमने कर दिए, लेकिन आज वोटिंग का दिन नहीं था। जब वोटिंग का दिन होगा तो इंशाल्लाह आपको अपोजिशन की मेंबरान पूरी मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात मंदोखेल साहब के जो हुकूमत की तरफ से भी कोरम पूरा होने की बात की जा रही है कि उनका नहीं होता पूरा। अब आप जब कह रहे हैं ना कि बिल, आप जब ये इस पे वोटिंग होगी तो स्ट्रेटेजी क्या है वोटिंग के दिन की? यानी आप लोग मिलकर इसको रोक सकेंगे या फिर ये हुकूमत आराम से पास करवा लेगी? क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो टेलीफोन की कॉल आती है वो जरूरी हो, तो जो हुकूमत में से हो जाएगी, उनका कोरम के बगैर ही ये सारी चीजें पास हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में आमिर लियाकत ने से इजलास बोल के मैं मुझे लाया गया, और फिर कराची की जो चाहे वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब हो, चाहे शकुर शाह साहब हो, या खान साहब हो, तो वो सब तो ओपनली बोला कह रहे हैं अपनी हुकूमत को जो गैस का बुरान, महंगाई का बुरान है, और फिर में जहाँ सबसे मजबूत गढ़ में जो मेरे इलेक्शन कराया उसका अंजाम में देख लिया है कि 4 मेयर में से एक भी मेयर नहीं आया। पेशावर जो सबसे बड़ा शहर था वो ये हार चुके हैं। तो फिर दूसरा जो नॉर्थ एरिया था था जिसके इलेक्शन 16 तारीख को वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल के और उनको पोस्टपोन कराए 30 मार्च 2022 तक। और उसके बाद अब क्या असर होगा इनके सामने, इस्लामाबाद में क्या होगा, सिंध को उनको पूछने वाली समझ लो कि सबसे स्ट्रॉन्ग। मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग इसको आप रोक सकेंगे? मैं अगर इन शॉर्ट पूछूं आपसे मंदोखेल साहब, आप रोक सकेंगे इसको? बिल्कुल। अच्छा मंदोखेल साहब, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है हमें, जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं इस वक्त हमें ब्रेक भी लेनी है। मंदोखेल साहब जो बात कह रहे हैं कि जो उनसे गुफ्तगू हो रही है कि इस वक्त जिन्होंने कहा कि इनकी शायद होगी कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पीएमएन रोक सके, इसको मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा आपका, क्योंकि हम थोड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी इसके आएंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में जो सियासी नौयत के सवाल पीपल्स पार्टी से हमने पूछे, हम नून की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे कबल डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब जो सीनियर माशी तज़निगार है प्रोग्राम में साथ मौजूद है। कुछ ही देर कबल शौकत तरीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 2 अरब रुपए का है। यानी अगर वो कह रहे हैं 3 खरब के सेल्स टैक्स है तो 2 अरब से और कौन सा महंगाई का तूफान आ जाना है। मैं डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि 350 बिलियन में से सिर्फ 2 बिलियन रुपीज है जिसका आम आदमी पे इम्पैक्ट है? डॉक्टर साहब।
देखिए ये सियासी बयानात हैं। जी। अगर ये इनकम टैक्स लगाते हैं, इनकम टैक्स में बढ़ाते तो फिर महंगाई नहीं बढ़ती। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ही यही है कि वो जो भी टैक्सेस हैं वो आवाम पर पास ऑन हो जाएंगे। और हुकूमत को ये बात पता है कि अब जून 2022 तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती रहेगी। हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं और वो इसको रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन हुकूमत का ये एक सियासी बयान है। वही बयान है जैसे इससे पहले ये कहते थे कि पाकिस्तान में खित्ते में सबसे कम महंगाई है, हालांकि भारत से हमारी महंगाई दुगनी है। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो ये सियासी बयान है, इसकी कोई अहमियत अच्छा, नहीं इस है। बात का तायुन कौन असल करता है चीज डॉक्टर जो साहब? है ये वो मुझे ये है, बताएं, इस बात का तायुन कौन करता है कि कौन सा आइटम लग्जरी है और कौन सा आइटम जो है, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में शीरख्वार बच्चों का दूध है, वैसी स्टंटेड ग्रोथ है, मेल न्यूट्रिशन है यहाँ पर, उसको उस पर इन्होंने टैक्स छूट खत्म कर दी है। और ये डिफाइन कौन करता है कि ये लग्जरी आइटम है दूध या फिर ये एक आम आदमी का आइटम है? ये कौन डिफाइन करता है? कोई इसका क्राइटेरिया है? देखिए ये तो आप किसी भी डॉक्टर से अगर पूछेंगे, वो कहते हैं जी खुला हुआ दूध अगर बच्चों को पिलाएंगे तो बीमारी होगी और उसकी सेहत तबाह होगी। तो ये तो एसेंशियल आइटम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसेंशियल हैं, लेकिन जो एसेंशियल नहीं है अल्टीमेटली उसका बोझ भी चला जाता है। फिर ये हम क्यों भूल रहे हैं कि इसमें पेट्रोलियम लेवी जो है वो बजट का हिस्सा नहीं है, ज़िमनी बजट का। वो उसमें भी तो आप 4 रुपए बढ़ाएंगे ना। तो वो जो ज़िमनी बजट का हिस्सा इसलिए नहीं है कि वो पहले बजट में अप्रूव्ड है। और प्राइम मिनिस्टर खुद कहते रहे हैं कि जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट हर चीज़ बढ़ जाती है। तो इस ज़िमनी बजट के अलावा पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपए तक वो उसका इम्पैक्ट है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बुनियादी तौर पर हुकूमत को ये पता है कि जून तक महंगाई बढ़ती रहेगी, वो इसको कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। और आज हुकूमत ये तोहफा दे रही है नए साल का अपनी 22 करोड़ आवाम को, जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ। जी हेलो जी डॉक्टर साहब की आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि हुकूमत को ये बात पता है कि इसका मुतबादिल मौजूद था और अब IMF की शर्त भी पूरी हो जाती और ज़िमनी बिल भी नहीं लाना पड़ता। और लेकिन वो कानून तोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल अदौलत। और तीसरी बात ये थी कि 3 पुरस्कार फैसले ऐसे हुए हैं इस हुकूमत के दौर में जिसकी वजह से ये सारी तबाही और सारी बर्बादी आई। इन 2 चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। पहला फोकस कि इमरान खान साहब ने 2019 में वो अपनी जो मुज़ाकराती टीम थी वो तब्दील कर दी। उन्होंने जो फैसला किया, शुरू में आपने देखा उससे 6000 अरब का नुकसान हुआ रुपए की कदर और शरह सूद में। दूसरी तबाहकुन फैसला इन्होंने किया मार्च से जून 2020 तक, जब शरह सूद गिरा के IMF के प्रोग्राम को 20 माह तक मुअत्तल रखा गया, क्योंकि IMF जो है वो आपको इजाजत नहीं देता कि शरह सूद आप कम रखें। और ये अशराफिया को कई 100 अरब रुपए के कर्जे उन्होंने देने थे सस्ती शरह सूद पर, जिससे आपकी इंपोर्ट्स बढ़ी, जिनकी आपकी गाड़ियां बढ़ी। ये दूसरा पुरअसरार फैसला था। तीसरा पुरअसरार फैसला शौकत तरीन साहब ने किया कि जब जून जुलाई में मुज़ाकरात होने थे वो उसको अक्टूबर तक ले गए। और इस दौर इसलिए कि वो भी चाहते थे कि जो सस्ती शरह पर अशराफिया को कर्जे मिल रहे हैं, IMF के प्रोग्राम में अगर जाएंगे तो पहला काम वो ये कहेंगे शरह सूद बढ़ाओ, जैसा कि इन्होंने बढ़ाई। तो ये जो जुलाई से अब तक हुआ, इसमें जो तबाही बर्बादी आई है आप सोच नहीं सकते। 11 अरब डॉलर स्टॉक एक्सचेंज गिरा, 20.7 अरब डॉलर तिजारती खसारा हुआ, जो कि पाकिस्तान जो ये दुगने से ज़्यादा है। करंट अकाउंट डेफिसिट 7 अरब डॉलर हो गया, जबकि इससे पहले 1.9 अरब डॉलर था। तो ये जो सारी तबाही बर्बादी डॉक्टर मैं लास्टली आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि कितना किया मुझे बता। मैं लास्टली बस आपसे पूछूंगा, अगर आप ये बता सकें अफरात ज़र पे कितना फर्क आपको लगता है कि आइंदा दिनों में पड़ने लगा है जो आज मिनी बजट हुआ है इसके बाद? नहीं, मगर इसमें कई फैक्टर्स हैं। मैं आपको एक तो ये कि शरह सूद में अभी इजाफा लाजमी होना है, बिल्कुल करेगा। हमें डिस्काउंट रेट हमने बढ़ाना है इसलिए कि आपका अफरात ज़र ज़्यादा है। दूसरे ये कि आलमी मंडी में तेल की और पाम ऑयल की जो कीमतें हैं, इस मौके पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना का भी मसला आ रहा है, नए वायरस का भी मसला आ रहा है और हमारे रुपए की कदर कंट्रोल नहीं हो रही। आपको शायद पता हो कि पेशावर वगैरह में 190 पे डीलिंग हो रही है, अबू धाबी में ट्रेडिंग हो रही है बड़े अमाउंट्स की। तो ये जो चीज़ें हैं, हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं है और उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए हैं रुपए की कदर को। असल जो तबाही आई है, मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको कि मई से अब तक 26 रुपये फी डॉलर गिरा है, जो कि 52 अरब रुपए साल बनता है। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रुपए की कदर गिरी है। और अगर आप पिछले 10 साल निकाल लें तो 5.5 रुपए थे। तो ये जो इन्होंने पुरस्कार 3 फैसले किए,
एक तो ये, दूसरी जगह एक मुतबादिल मौजूद है, वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक मुतबादिल ये सही। है कि 2019 में जो टैक्स एमनेस्टी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हेलो। आपका, आपने ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया बजट के हवाले से जो आज पेश हुए मिनी बजट। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी और आज तासुरात आपको माशी, सियासी हर पहलू से आपको बताएंगे कि आज जो पेश हुआ है ये बिल, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर क्या पड़ेगा, सियासी नौयत के सवालात भी और माशी नौयत के भी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन अहम तरीन सवालात मिनी बजट के हवाले से हम पूछ रहे हैं। ये जो आज पेश हुआ है इसके बारे में हुकूमत दावा कर रही है कि इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर इतना ज़्यादा नहीं है। ये दावा अपने आप में मुज़्ज़िका खेज़ है कि किस तरह हो सकता है, ये हम जान रहे हैं माहिर मईशत से भी। लेकिन आपको ये बताते चले कि दूसरी तरफ हुकूमत ऑपोजिशन पे इल्जाम लगा रही है कि खुद ऑपोजिशन तकरीबन 9 बार पीपल्स पार्टी, 4 बार PMLN IMF के पास जा चुकी है। आज ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ने अपनी खुद मुख्तारी बेच दिया IMF को और ये IMF के एजेंट्स हैं जो आके बैठे। आपने देखा असेंबली के अंदर आज जो भी मनाजिर हमने देखे, जहां एहतजाज भी हुआ, जहां पर इस पर उलड़बाजी भी हुई, जहां पर बहस भी हुआ, जहां पर थप्पड़ भी चले, तो हर तरह की सूरत हाल आज हमने असेंबली के फ्लोर पर देखी। मेरे साथ हारून शरीफ साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए सर, आप खुद भी टीम का हिस्सा रहे हैं इनकी माशी, मुझे बताइएगा कि क्या कोई ऑप्शन था दूसरा इनके पास, या दिस बिटवीन द डीप सी एंड डेविल कि अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं था? देखिए, जहां तक IMF की निगोशिएशंस का ताल्लुक है, इसके अंदर तो ये एग्रीमेंट हो चुका था, क्योंकि मेन मसला तो बजट के खसारे का है कि आपको उसको किस तरह ठीक करना है। तो ये जो एग्जेम्पशंस या डिस्टॉर्शंस की बात हुई जो आज मिनी बजट में पेश हुई, इसके ऊपर पिछले 2-2.5 माह से चल रही थी निगोशिएशंस। अब तो सिर्फ उसको फॉर्मलाइज किया गया है, एग्रीमेंट तो हो चुका था। अब रूम इसको कुछ बदलने का नहीं था, क्योंकि 12 तारीख की अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हमने उसको अप्रूव करवाना है तो ये तो हमें सिग्नल देना ही था। इसके अंदर जो देखने की चीज ये है, 2 बड़े इश्यूज हैं। ये जो तकरीबन 347 या 350 अरब रुपए की टैक्स की छूट वापस ली गई है, इसका कुछ तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। हुकूमत ने काफी कोशिश की है कि गरीब तबके पर या आम आदमी पर कम बोझ पड़े, लेकिन जब आपकी आमदन नहीं बढ़ती है और कीमतें बढ़ जाएंगी जिस भी तबके पे, उसका कुछ ना कुछ ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट तो लोगों पर आएगा। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है बजट की, इसका ज्यादा वरिसम काम है। देखें, बजट की क्रेडिबिलिटी होती है जब आप जून में देते हैं कि 1 साल एक पॉलिसी चलेगी। जब हम एब्रप्टली इसमें तब्दीलियां लाते हैं, जो संजीदा इन्वेस्टर्स हैं वो फिर लॉन्ग टर्म पोजीशंस उन ममालिक में नहीं लेते हैं। तो हमें चाहिए कि इसको रियलिस्टिकली बजट्स को अब एटलीस्ट अगले 6 माह के लिए इसी तरह रखें। लेकिन ये एक एलिमेंट है। इसमें एक और सफान इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए, हम सिर्फ इस वक्त फोकस कर रहे हैं कि जो एग्जेम्पशंस हटाई गई हैं या सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट क्या आएगा, लेकिन डेफिसिट को कम करने के लिए हुकूमत को यह सिग्नल भी देना चाहिए कि हम अपने अखराजात को भी घटा रहे हैं। देखिए, अगर आप अखराजात घटा लें तो फिर शायद आपको निगोशिएशंस के अंदर ये इतने सख्त इकदाम लेने की जरूरत ना पड़े। हारून साहब, ये बताइएगा, आपने बात की फिस्कल डेफिसिट की, तो ये तो जो हुकूमत जो भी आज टैक्सेस के जरिए कलेक्ट करेगी, इसके जरिए अपनी जो इसने फाइनेंसिंग की है कमर्शियल बैंक से, उसको पे ऑफ करेगी, और उधर फिर रजा बाकी साहब जो है वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सेल्स से एग्जेम्पशंस खत्म हुई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, और आपका डिवैल्यू हो रहा है करेंसी, उसके अलावा आपकी पेट्रोल की लेवी लगा दी हुकूमत ने। तो ये तो एक अजीब सा साइकिल है जिसमें हुकूमत फंस गई है। स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा, ये हम पे टैक्स बढ़ाते रहेंगे, ना कोई और एवेन्यूज आएंगे टैक्सेस के, और हम पिसते चले जाएंगे। यही होता रहेगा क्या? कि देखिए, अब हुकूमत की जो फ्यूचर ऑप्शंस हैं बोरोइंग की, वो लिमिटेड होती जा रही हैं। एक तो अब वो स्टेट बैंक से डायरेक्टली बोरो नहीं कर पाएंगे। अब जब वो कमर्शियल बैंकों से बोरो करेंगे तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो प्रिवेलिंग सूद का रेट होगा वो उस पर करेंगे, और सेंट्रल बैंक जो है उसको एज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल उसको लिंक करता है इन्फ्लेशन से। उन्होंने बल्कि बड़ा क्लियर सिग्नल दिया मॉनेटरी पॉलिसी में कि उसको हम इन्फ्लेशन से कुछ ऊपर ही रखेंगे। तो अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आती है तो इसका मतलब है कि सूद तो इसी लिमिट पर 10% के आसपास रहेगा। जो मेरा इसमें जो स्टेट बैंक की आपने ऑटोनॉमी से इसको लिंक किया है, देखिए
जो आज मैं गौर से सुन रहा था इस बिल की, जब प्रेजेंटेशन हुई और फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, पूरी दुनिया में यह होता है कि स्टेट बैंक के ऊपर सियासी दबाव हटाने में कोई ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन का फॉर्मल बड़ा मजबूत मैकेनिज्म बनाना पड़ता है ताकि दोनों फिस्कल पॉलिसी के मैनेजर्स और मॉनेटरी पॉलिसी के मैनेजर्स वो कंसल्टेशन करें। यहां पर यह कहा गया कि एक इनफॉर्मल सिस्टम होगा जिसके अंदर हम मशवरा कर लिया करेंगे। वो गालिबन, क्योंकि आप देखें दोनों की थिंकिंग के अंदर, एक की थिंकिंग ग्रोथ की तरफ है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ है, इलेक्शन की तरफ है, एक की थिंकिंग जो है मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ है और सिर्फ मॉनेटरी इंटरवेंशंस की तरफ है। अब ये वक्त बताएगा कि ये कितना इफेक्टिवली आपस में काम कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको याद होगा कि मोदी साहब ने भी अपना सेंट्रल बैंक का गवर्नर जो थे उनको रिजाइन करने का कहा था, बिकॉज उनके ऊपर भी प्रेशर्स आ रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता। तो ये एक टकराव की सूरत हाल ना हो, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया आरुषि साहब ने वक्त दिया, ज्वाइन किया। आरुषि साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, खासतौर पे जो इसका है इन्फ्लेशनरी वो क्या होगा, फिर उसको काउंटर करने के लिए जो मॉनेटरी टूल्स यूज किए जाएंगे उससे फिर कंट्रोल तो होगी नहीं, क्योंकि सारा कुछ हमने देखा है, कॉस्ट पुश फैक्टर्स है जो सामने नजर आ रहे हैं। माशी हवाले से बात हुई, और भी इसका इम्पैक्ट आज होने वाले इस जो फाइनेंस बिल है और जो तरमीमी बिल पेश किया गया स्टेट बैंक का, इसका इम्पैक्ट जानेंगे। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। आज आप देख रहे हैं इस मिनी बजट के हवाले से इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कितना होगा, सियासी तौर के जो नौयत के सवाल है ये भी उठा रहे हैं। आगे चल के इसकी जो वोटिंग होगी उसमें अपोजिशन क्या किरदार अदा करेगी, क्या उनकी हिकमत अमली है, इस पर भी मुख्तलिफ सवाल उठा रहे हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, पहले तो अपने आज का दिन जो असेंबली रहा, ये सेशन पूरा रहा, इसको देखा किस तरीके से, और आज ये महसूस किया गया कि अपोजिशन की क़यादत वहां मौजूद नहीं थी, इस एब्सेंस को लोगों ने फील किया। आगे चल के आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी इसकी वोटिंग को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आज का दिन कोई बहुत ही अच्छा पाकिस्तान की तारीख में नहीं याद किया जाएगा। एक तो यह है कि सारी अपोजिशन की जमातें हुकूमत को ये कह रही थी कि आप मेहरबानी करके ये एक्स्ट्रा बोझ अवाम पर न डालें। IMF की कंडीशनें मानते मानते आप पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में न डालें। इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत फैली हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, ऑलरेडी पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि आपने 300 से 500% चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। और अगर ये मिनी बजट आप उनके कहने पर लाएंगे और अगर इतना बड़ा टैक्स अगर एक दफ़ा फिर अवाम के ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली जिसका एंड यूज़र है वो आम आदमी है, उसी ने ये बर्दाश्त करना है। तो मेहरबानी करके ये ना करें। और हमारा ख्याल था कि शायद उन्हें पाकिस्तान के लोगों पर रहम आ जाए, वो खुदा शायद उन्हें पाकिस्तान के लोगों की जो गुर्बत है उसको सामने रख कर वो IMF के सामने घुटने टेकने के बजाय खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर खड़े हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती है कि आज उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया है जो फाइनेंस एडवाइजर फाइनेंस जो थे वो काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि हमारे ऊपर IMF का बोझ बहुत ज़्यादा दबाव है, IMF पैसे नहीं दे रहा, IMF ने रोक लिया है, हमारे मुल्क की इकानमी ठीक नहीं है, लिहाजा हमें IMF की सारी बातें माननी पड़ेगी। और बस उन बातें मानने के लिए फिर उन्होंने आज वही किया है जो जिसका हमें उम्मीद थी कि शायद लेकिन इस आपने जिस तरह कहा कि वही किया, तो इसके अलावा कोई रास्ता दूसरा था? और दूसरी बात, खुद हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन हम पर तनकीद करती थी कि हमने लेट जब कर दिया था IMF प्रोग्राम को, तो हम पर तनकीद हो रही थी कि क्यों लेट जा रहे हैं IMF के पास। तो इसका जवाब आपकी तरफ से क्या होगा? 3.5 साल हो गए हैं जब इन्होंने हुकूमत ली थी, इन्होंने इतने झूठ बोले लोगों से, इतने वादे किए, इतनी गलत बयानी की है, कहते थे हम 60 दिन में ठीक कर लेंगे, फिर इन्होंने कहा 3 महीने, फिर 6 महीने, और 8 साल फाइनेंस मिनिस्टर जब भी चेंज करते रहे। इन्होंने पहला फाइनेंस मिनिस्टर अपना जब असद उमर चेंज किया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो मुल्क की इकानमी ठीक करने में नाकाम हो गया है। उन पर इल्जाम लगाया गया है कि वो इस मुल्क में जो बेहतरी लानी चाहिए थी आवाम की जिंदगी में वो नाकाम हो गया थी। इन्होंने हफीज शेख साहब को लेके आए, हफीज शेख साहब को जब निकाला तो यही इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तान की माशियत उन्होंने तबाह कर लिया है, गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। फिर हम आदम हजर को लेके आए, उसको कुछ अर्सा रखने के बाद तरीन साहब को लेके आए, इनके साथ भी अब यही हाल होने वाला है। मसला क्या है? मसला यह है कि इनके पास कोई टीम नहीं है, कुछ सोच नहीं है, कोई उनके अभी तक इन्होंने बैठकर इस मसाइल को सोचा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब का सारा वक्त गुजरता है, वो अपने जो उनके मीडिया के जो साथी हैं उनको बुलाते हैं,
उनको समझाते हैं कि आज रात आपने गाली कितनी देनी है, आपने इल्जाम कितने लगाने हैं, आपने बुतान कितने लगाने हैं। इसका हल क्या है? आपके पास हल है, आपकी जमात के पास इसका हल मौजूद है कि मतलब आईएमएफ जिस तरह की कंडीशंस बोल रहा है हमसे, इसको हम बेहतर नेगोशिएट कर सकते थे, या हम आईएमएफ प्रोग्राम से ही निकल सकते थे? हम कहते थे नहीं, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा, हम कोई ऑल्टरनेट ढूंढते। तो वो ऑल्टरनेट क्या होता? किसी मुल्क से पैसा लेते, क्या करते? कोई आप लोगों के पास हिकमत अमली है जावेद साहब? सफियान साहब, जब हमने हुकूमत भी बड़े मुश्किल हालात थे 2013 के, आपको याद होगा, आपने शायद उस वक्त प्रोग्राम किए भी होंगे। क्या हालत थी उस वक्त इकानमी की पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 2018 में छोड़ी तो उस वक्त जीडीपी आप देख लें, इस मुल्क की ग्रोथ रेट आप देख लें, डॉलर हमने कहाँ रोका हुआ था। 5 साल में कीमतें नहीं बनने दी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, तो स्पेशली गैस और पेट्रोल की तो बिल्कुल गैस और बिजली की कीमतें रुकी रही हैं, डॉलर 100 से ऊपर नहीं जाने दिया गया। और उस वक्त सारी इंडिपेंडेंट जो एजेंसी थी वो कह रही थी कि पाकिस्तान की इकानमी बेस्ट जो है इस वक्त फंक्शन कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट था, 56 बिलियन डॉलर एक साथी हमारे मासाया मुल्क ने अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। उस वक्त जब हम आए थे तो कितना बड़ा क्राइसिस था एनर्जी का, टेररिज्म का। ये सारा 11,000 मेगावाट बिजली भी पैदा की, मोटरवेज भी बनाए, इकानमी भी ठीक की, गुर्बत का भी खात्मा किया। अगर ये वही उसी को आगे चलाते, अगर वही मॉडल, आखिरी 2 सालों में आईएमएफ से भी कौम की जान छुड़वा दी थी। आखिरी 2 साल आईएमएफ के पास भी नहीं गए थे। इनके पास टीम नहीं है, इनके पास बंदे नहीं है, इनकी समझ नहीं है। लेकिन आज अवाम ये भी सवाल पूछ रही है बाज़ साहब के इनके पास तो टीम नहीं है, हमें नजर आ गया, लेकिन ऑपोजिशन की क़यादत भी गैर संजीदा नजर आती है हमारे, यानी महंगाई बढ़ रही है, अवाम परेशान है, लेकिन आज ऐसे इंपॉर्टेंट दिन में उनकी एब्सेंस, उनके ना होना, उससे लगता है कि ऑपोजिशन भी संजीदा नहीं है। तो क्या आप लोग संजीदा हैं इस बिल का रास्ता रोकने में, और कोई क्वांटिटेटिवली हिकमत अमली आपने मुरतब की है कि इसको रोकेंगे, और अगर पास हो जाता है, खासतौर पर स्टेट बैंक बिल है, तो क्या आप लोग कोर्ट का दरवाजा भी जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं उसको रोकने के लिए? कोई ऐसी हिकमत अमली होगी आप लोगों के जहन में? मेरा ख्याल आप कराची में बैठे हुए हैं, आप किसी गांव में नहीं बैठे हुए कि आपको ना पता हो कि आज अपोजिशन है वहां एहतजाज किया। मैं क़यादत की बात कर रहा था, वैसे मैं क़यादत की बात कर रहा था। बिलाल भुट्टो साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, सारे इलेक्टेड लोग जो होते हैं वो क़यादत होती है। आज कोई वोटिंग नहीं हो रही थी, आज कोई ऐसा नहीं था दिन, आज तो हमें पता भी नहीं था कि इन्होंने ये काम करना। इन्होंने सेशन बुलाया, और सेशन बुलाने के बाद इन्होंने इसके लिए कोई एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है वो भी शायद कॉल नहीं की इन्होंने। तो सारी आज जमातों के लोग वहां मौजूद थे, भरपूर एहतजाज किया गया है, भरपूर एहतजाज इसका बिल का। इतने नंबर्स हैं आपके पास। देखिए सुफियान साहब, होता क्या है, अपोजिशन क्या करती है, अपोजिशन अपने तौर पर पूरी कोशिश करती है। वो हमारे कौम को हमने बता दिया है, आपके जरिए बता रहे हैं, असेंबली के अंदर खड़े होकर बताया है कि ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ी ज्यादती है। हमारी पूरी ख्वाहिश है कि इस वक्त हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो खड़ी होंगी, वो आवाम के साथ खड़ी होंगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा जो स्टेट बैंक है उसको हम ऐसा इंडिपेंडेंट दे दें कि आज़ादी दे दें कि कल हमारा कंट्रोल खत्म हो जाए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम आज IMF के सामने सिलेंडर कर दें। अगर उन इत्तेहादी जमातों ने साथ ना दिया, उनके साथ भी यही असर होगा जो आज PTI का असर होगा। हमें इन पे यकीन है कि कोई PTI के एमएनएज भी शायद आजाद जो लोग हैं वो निकलेंगे बाहर और कहेंगे कि नहीं बहुत गुर्बत है, बहुत ज्यादा महंगाई है, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये आप अंदाजे से बता रहे हैं, आपके कोई राब्ते भी हुए हैं इनके PTI के मेंबरान से? जब भी हमारा उनसे राब्ता होता है वो हमारे साथ है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी जाती है, वो कहते हैं हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, वो कहते हैं महंगाई इतनी ज्यादा है कि हम फेस नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि हमारा वही असर होगा जो खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में हुआ। उसके बावजूद भी अगर वो जमीर के मुताबिक नहीं उठते और आज नहीं उठेंगे तो कल इस अवाम का जो गुस्सा होगा, जो अवाम का वो सब पे बरसेगा, उसका ये भी शिकार होंगे। मतलब मुझे अब भी यकीन है कि कुछ आपको यकीन है, हम भी उम्मीद करते हैं, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक हद तक आप कोशिश कर सकते हैं, इसके बाद जो रास्ता है वो कोर्ट जाने का है, खासतौर पे स्टेट बैंक बिल को लेकर। तो आप लोगों का कोई ऐसी हिकमत अमली अभी आपकी जमात की हद तक या PDM के प्लेटफॉर्म से या मुश्तरका तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसा जहन में है कि इसको लीगली भी चैलेंज किया जाए? कुछ है ऐसी कोई सोच अभी तक, आइडिया? ये बहुत अर्ली बातें हैं जी। आप ये तो अभी तक इस पर डिस्कशन होगी, डिस्कशन होने के बाद इसको पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ इसका मुकाबला किया जाए। कोशिश करेंगे कि उन लोगों का ज़मीर जगाएं जो किसी वजह से उनका ज़मीर आज सोया हुआ है। कोशिश करेंगे कि उनको कहेंगे गरीबों के साथ जुल्म ना करें। कोशिश करेंगे कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे कहेंगे मेहरबानी करके ये अवाम पे बड़ा जुल्म होगा, ये किसी जमात पे जुल्म नहीं है, हमारे साथ ज्यादती नहीं, ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती है। मुमकिन है कि वो सारे मिलकर इनका रास्ता रोकें।
अगर ना रोका तो उसके बाद अपोजिशन की सियासी सारी जमातें बैठेंगी, फिर वो अपना लाएअमल बनाएंगी। सही, उसके बाद फिर लाएअमल तय होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जावेद बसा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमने जाना जी इस वक्त कि ये उम्मीद करते हैं कि इत्तेहादी जमातें देंगी, उम्मीद करते हैं कि पीटीआई के मेंबरान भी इस वक्त रास्ता रोकेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये रोकने में कामयाब होंगे। नहीं होगा तो उसके बाद की हिकमत अमली बाद में तय की जाएगी। आफ्टर दिस ब्रेक हम ताजे बरादरी से बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि ये सब डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो रहा है या महंगाई इससे बढ़ेगी? क्योंकि हुकूमत कह रही है महंगाई नहीं बढ़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी। जानेंगे इसकी हकीकत क्या इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मीर साहब आपकी आवाज। देखिए, हुकूमत ने मेडिसिन से लेकर मिल्क, दही, कौन सा ऐसा आइटम है जो पैक हो और उस पर टैक्स नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि इसमें अशियाए खूर्द-ओ-नोश या बेसिक नीड्स पर जैसे मसाला जात हैं या ऐसी ही दीगर ज़रूरियात की चीजें, इनको टच नहीं करना चाहिए था। चलिए, गाड़ियों की हद तक ठीक था, हाइब्रिड के लिए आपने पहले नर्म गोशा अख्तियार किया, अब यकदम उसको 17% कर दिया। इसी तरह आपने दीगर इलेक्ट्रिक के अशिया हैं या जो भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो काबिल बर्दाश्त था। लेकिन जिस तरह आपने ये मेडिसिन के ऊपर, मसाला जात पर, दूध पर ये जो टैक्सों की यलगार की है, ये ज्यादती है, जुल्म है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने वो किरदार अदा किया है कि जैसे एक डूबती हुई हचकोले खाती हुई भंवर में एक कश्ती है और मल्ला पतवार फेंक दे। इस वक्त अवाम ऐसी ही मुश्किलात में हचकोले खा रही है। हुकूमत ने अवाम को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाई और आज जिस जगह पहुंचा दिया, कभी तारीख में ऐसा सोचा नहीं था। मैं ये या तो ये आखिरी महंगाई का ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम जो टैक्स लगाया हमने 2 अरब रुपए, वो स्विंग मशीन्स के ऊपर है और दीगर ऐसे कुछ आइटम्स है जो आम आदमी को मुतासिर करते हैं। इसके अलावा तो जो सारा टैक्स है वो तो इलीट क्लास पे लगा है कि जो इंपोर्टेड बीफ मंगाते हैं, जो इंपोर्टेड जो वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े फोन्स 1.5, 2, 3 लाख के इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, उन पे टैक्स लग रहा है। तो ये कह रहे हैं आम आदमी को असर क्या पड़ेगा? जो मशीन चलाता है उसको, स्विंग मशीन वाले को पड़ेगा, 2-3 और आइटम्स उन्होंने गिनवाए, इन पे पड़ेगा। मीर साहब देखें, जो मुकामी तौर पे साशे है, जैसे वो पैक्ड जो मसाला जात है, जो पैकिंग के अंदर जी, वो तो घर घर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आपने जैसे फ्लोर बिल्स पे आपने टैक्स लगाया, उसकी मशीनरी पे टैक्स लगाया, तो यकीनी बात है इसमें जो इम्पैक्ट है वो सार्फिन पे पड़ेगा। यहाँ एक तो सबसे बड़ा जो मसला सैफान ये है कि जब इम्पैक्ट साल के तौर पे 5% अगर महंगाई का बढ़ता है तो मसनूई महंगाई के जिम्मेदार वो उससे 15 से 20% बढ़ा देते, वो भी हुकूमत के काबू में नहीं है। लिहाजा ये कहना कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, देखें। अच्छा, और अतीमी साहब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे मशीनरी के इंपोर्ट है और फार्मास्यूटिकल पे हुकूमत कह रही है कि हम जो टैक्स लगाएंगे वो हम एडजस्ट कर देंगे, फिर वो रिफंड हो जाएगा। तो या उसको रिफंड करेंगे या 7 दिन में, या उसको एडजस्ट कर देंगे, तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफा इसलिए नहीं होगा कि हम उसको एडजस्ट कर देंगे टैक्स को। तो ये दावा सही है? देखिए, अगर बाजी को देखें तो रिफंड का तस्वुर हुकूमत के कानून में तो मौजूद है, अमली तौर पर ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्टर्स के साथ ये कुछ होता है, इसी तरीके से यहाँ भी आप इजाफी टैक्स जमा करवाते हैं, आज तक हमने नहीं देखा कि वापस हुआ। ये सब मैं समझता हूँ कि वक्त गुजारी की बातें हैं और ये लॉलीपॉप बात, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए। मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी बात यह कि हुकूमत के काबू में ही नहीं है वो लोग जो अब कीमतें बढ़ाएंगे। अगर हुकूमत समझती है इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो जब इसके असरात आएंगे तो उन्हें रोकना भी तो हुकूमत का काम है। चलिए, हम मानते हैं कि बहुत सारी अशिया पर आपने टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जब आएगा वो उसे रोकना हुकूमत का काम है। प्राइस कंट्रोल या प्राइस चेक कमेटियां क्या करती है उस समय जब फूट मारते हैं कि मसनूई महंगाई का माफिया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सिर्फ कीमतें बढ़ा देना ही काफी नहीं है, इसके असरात को रोकना भी है कि कहाँ कहाँ
को रोका जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तीन आपने ज्वाइन किया, आपने बताया कि इसका इम्पैक्ट आएगा, और खासतौर पर जिस नुक्ते पे आप बात के जो हुकूमत कह रही है 5%, वो आगे आम सारिफ तक जब पहुंचेगा तो वो शायद 15%, 20% हो जाए या इससे भी ज्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने कहा था कि अगर ये सेल्स टैक्स रॉ मटेरियल्स पे लगेगा तो अद्वियाती कीमतों में 100 से 400% तक इजाफा हो सकता है। तो ये इस वक्त इम्पैक्ट है जो आगे जाकर आइंदा दिनों में आ सकता है। हम कह सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से आप सबके लिए, हम सबके लिए ये एक नया साल का तोहफा है, तो इसको कबूल कीजिए जी, रोक सके तो रोक ले इस महंगाई को। फॉर योर फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।